क्या बात है विशाल, आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। विजय, जब तक करण को नहीं पता था कि मैं उसका बाप हूं, तब तक मेरे दिल में एक उम्मीद थी, किसी न किसी दिन वो इस बारे में जान लेगा और मैं उसकी गलतफहमी को दूर कर दूंगा। लेकिन मेरे दिल का अरमान बनकर ही रह गया। मैं अपने आप को गुनहगार समझता हूं, करण की मां की मौत का जिम्मेदार समझता हूं अपने आप को। मैंने सुना था विजय, जब इंसान बुराई के रास्ते पर चलता है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। आज देख लिया मैंने तो बुराइयां छोड़ दी, लेकिन बुराइयों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा विजय, बुराइयों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। दिल छोटा मत करो विशाल, दिल छोटा मत करो। ऊपर वाले पर भरोसा करो, उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। तुम्हारा खोया हुआ बेटा तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब जब ये कर दिया है तो देखना उसके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार भी भर देगा एक दिन। लेकिन कब होगा ये, कब होगा ये? मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मुझे अपना बाप नहीं समझता, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि उसने डीके को मारने का जो फैसला किया है, कहीं वो इसके लिए नासूर न बन जाए। उसने आज तक जो भी गुनाह किए हिंदुस्तान के बाहर किए, लेकिन अगर वो डीके को मारेगा तो हिंदुस्तान की पुलिस उसे पीछे लग जाएगी, और अगर पुलिस उसे छोड़ देती तो डीके के आदमी से जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विजय, मैं अपने बेटे को पाकर उसे खोना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता हूं विशाल कि तुम अपने बेटे को खो दो। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की है, मगर तुम्हारी बात आते ही वो भड़क उठता है। उसके दिल में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत भरी हुई है विशाल कि तुम्हारी बातें वो सुनना ही नहीं चाहता। कुछ भी करो विजय, उसे घर वापस ले आओ। उसके दिमाग से डीके को मारने का ख्याल निकाल दो प्लीज। ठीक है, मैं उसे एक बार फिर मिलता हूं। हो सके तो तुम भी चले आना विशाल। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके दिल में तुम्हारे प्रति जो नफरत है वो दूर हो जाए और बेटे के दिल में अपने बाप के लिए प्यार बढ़ाए। विजय, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं समझूंगा कि मेरे सारे जुर्म, मेरे सारे गुनाह धुल गए। थैंक यू। मुबारक हो डीके साहब, आपकी जमानत हो गई है। जमानत तो उनकी होती है जो जुर्म करते हैं। मैं तो मुजरिम नहीं हूं, फिर भी मुझे जमानत देनी पड़ गई। खैर, जमानत दे दी है, मुझे रिहाई मिल गई है। आपको कोई एतराज तो नहीं इंस्पेक्टर सिद्धांत? मिस्टर डीके, जब हम ये वर्दी पहनते हैं तब कसम खाते हैं कि फर्ज निभाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, और फर्ज निभाने से हमें कोई रुकावट रोक नहीं सकती है। और एक और बात, फर्ज निभाते वक्त हमारा शक किसी भी इंसान पर जा सकता है। सही है, जब वर्दी पहनी है तो फर्ज तो निभाना होगा, लेकिन फर्ज निभाने की कसम खाना आसान है, लेकिन कानून का फर्ज निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के दौर में जुर्म कानून से 2 कदम आगे चलता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर डीके, जुर्म कानून से 2 कदम आगे नहीं चलता है, बल्कि कानून जुर्म के 2 कदम पीछे दौड़ता है। गुड पॉइंट। थैंक यू इंस्पेक्टर। बहुत चालाक निकला डीके, देखा कैसा साफ बच निकला। खैर, अब वो बाहर आ ही गया है तो मैं ही उसकी कुछ सेवा करूंगा। भाई, एक बात अब उनके भेजे में नहीं घुसी। एक तरफ तो आप डीके को अपना दुश्मन मानते हैं और दूसरी तरफ उसी के रिहा होने पर खुश होते हैं। गुलशन, अगर डीके को सजा हो जाती तो सारी मुसीबतों से एक साथ छुटकारा पा जाता और बाकी की जिंदगी आराम से जेल में काट सकता था। अच्छा हुआ बाहर आ गया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो हर रोज एक मुसीबत का सामना करे, और अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत सुरेश पाटला है। देखना तू, मैं कैसे उसका जीना हराम करता हूं। जिस तरह उसने लोगों के सामने मुझे जलील किया था, ठीक उसी तरह लोगों के सामने मुझसे माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, और यही मेरा बदला होगा। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैं विशाल की दोस्त हूँ। लेकिन विशाल ने मेरे बारे में कैसे बता दिया तुम्हें? हमारे बीच जो राज है वो हमारे अलावा और कोई नहीं जानता।
विशाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसके दुख सुख, उसका हर राज मुझे पता है। हाँ कहो। मैं विशाल के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। बोलो। विशाल ने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं। इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? ज़्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि जब मेरा और विशाल का रिश्ता बन गया था उसके बाद उनकी पत्नी वापस आ गई थी और विशाल ने मुझसे कहा कि मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊँ। मैं ये शहर छोड़कर चली गई। उसके बाद ना तो कभी मैंने उनकी खबर ली, हाँ ना ही विशाल ने। लेकिन मैंने उनकी निशानी को जन्म दिया। मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी। वो मुझसे हर वक्त यही पूछता रहता है कि उसका बाप कौन है। जब मुझे पता चला कि विशाल की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, तब मैं इस शहर में वापस आई। लेकिन विशाल मुझे अपनाने से इनकार कर रहा है और जब मैं वापस जाना चाह रही हूँ तो मुझे वापस भी नहीं जाने दे रहा। तो इसके बारे में तुमने अब क्या फैसला किया है? क्या तुम चाहोगी कि विशाल तुमसे शादी कर ले? मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या होगा प्रीति? मर्द के आगे औरत की कभी चली है क्या? ऐसा मत कहो। औरत और मर्द के बीच जो भी रिश्ता होता है दोनों की मर्जी से ही बनता है। अब इसमें अकेले विशाल का तो कोई कसूर नहीं है। अब जैसे विशाल ने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगी? क्या करूँगी? अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी कहीं। क्या तुम जानती हो अगर विशाल तुम्हें अपनाना चाहे तो कितनी रुकावटें आएंगी? जमाना क्या कहेगा? तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है उनसे। नहीं। फिर तुम उनके साथ कैसे रह सकती हो? तुम दोनों के बीच एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। तुम दोनों की शादी करनी पड़ेगी, तब जाके दुनिया इस रिश्ते को मानेगी। तुम जानती हो विशाल का बेटा भी इसी शहर में है। क्या? हाँ, लेकिन जानते हुए भी विशाल उसे अपना बेटा नहीं कह सकता, क्योंकि वो समझता है कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार उसका बाप है। अगर विशाल ने उसे अपना लिया तो वो तुम्हारे बेटे को अपना बेटा नहीं कह पाएगा, क्योंकि पहला हक उसी का है। हाँ, तो मैं कौन सा जबरदस्ती कर रही हूँ? चली जाऊंगी अपने बेटे को लेकर कहीं। लेकिन विशाल को यह भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम माँ हो तो वो बाप है। माँ अपनी औलाद के लिए अपना प्यार जाहिर कर सकती है, लेकिन बाप कभी नहीं करता। मगर वो अपनी औलाद को अपने से जुदा भी नहीं होने देगा। तो क्या मतलब है तुम्हारा? सारा जुल्म क्या मैं ही सहती रहूं? नहीं, मैं तुमसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम धीरे धीरे विशाल के दिल में अपने लिए प्यार पैदा करो। हर मौका देखते ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। प्रीति, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आखिर तुम्हारे और विशाल के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से तुम मुझसे इतनी हमदर्दी से पेश आ रही हो? जहां तक मैं जानती हूँ, औरत और मर्द के बीच इतना करीबी रिश्ता या तो पति पत्नी का होता है या फिर प्रेमी प्रेमिका का। दोस्तों के बीच इतना करीबी रिश्ता मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। एक बात बताओगे? तुम्हारे और विशाल के बीच जो भी रिश्ता है वो सिर्फ दोस्ती का ही है ना? हाँ, हाँ। लेकिन तुम मेरी बात भूलना मत। और हाँ, तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो तुम मुझे आधी रात को भी बुलाओगी, मैं हाजिर हो जाऊंगी। मेरा नंबर है 88103331। अच्छा, मैं चलती हूँ, लेकिन याद रहे तुम्हें यहां रहना है, क्योंकि अपना हक पाने का सिर्फ यही एक तरीका है। विशाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो प्रीति। मैं तुम्हारी प्रेमिका से मिली थी। मैंने उसे तुम्हारी सारी परेशानियों के बारे में और करण के बारे में बता दिया है। क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने तो उसे सिर्फ यही कहा है कि तुम्हारा एक बेटा है, और इसी बात को लेकर वो तुम्हारी मजबूरी समझने के लिए राजी हो गई है। वो ये बात मानने के लिए भी तैयार हो गई है कि वो इसी शहर में रहेगी।
अब जैसे ही करण और तुम्हारे बीच की गलतफहमी दूर हो जाए तुम उसे अपना लेना। प्रीति, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, लेकिन ऐसा करते हुए तुम्हारे दिल को कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आगे चलकर मेरे और तुम्हारे मिलने के सब रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी होगी कि तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा, एक बेटे को उसका बाप मिल जाएगा और एक बदनसीब पत्नी को उसका पति। हाँ, लेकिन ये सब तभी होगा जब करण के दिल में मेरे लिए जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं करण को समझाने की कोशिश करूंगी। मैंने सुना था कि जो भगवान है वो इंसान के दिलों में रहते हैं। आज तुमसे मिलने के बाद यकीन हो गया। विशाल, इंसान अगर इंसान ही बने रहे बस यही बात। थैंक यू वेरी मच। तुम यहाँ अचानक? आओ, कहो कैसे आना हुआ? डीके रिहा हो गया है। जानता हूं, सांप ज्यादा दिन के लिए बिल के अंदर नहीं रह सकता, और अब जब वो बाहर आ ही गया है तो उसका सर कुचलना भी मैं जानता हूं। अब तक तो मैं सुपारी लेकर उसे मारना चाहता था, लेकिन अब वो मेरा पर्सनल दुश्मन है, जाति दुश्मन है वो मेरा। एक बात कहूं, करण, तुम अपने बाप के बारे में तो सब कुछ जान चुके हो। अब अगर तुम चाहो तो इंडिया के बाहर किए हुए जुर्मों को भूलकर तुम यहां करण के नाम से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, क्योंकि वहां तो तुम्हें लोग मार्कोस के नाम से जानते हैं और यहां अभी तक तुमने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं तो यही चाहूंगी कि आज के बाद अब तुम एक नई जिंदगी में कदम रखो। जो इतने सालों से हर रोज मौत देखता आया है, उसे तुम जिंदगी की बातें कर रही हो? करण, आदमी की सबसे बड़ी खुशी दौलत, शोहरत और इज्जत नहीं, बल्कि उसका सुकून होती है। तुम अपने दिल से बदले की भावना को निकाल दो और अपने बाप को लेकर इस शहर से कहीं दूर चले जाओ, भूल जाओ सब कुछ। क्या मैं अपनी माँ की मौत को भूल जाऊं? अपनी बहन की मौत को भूल जाऊं? ये भी भूल जाऊं कि यतीम होने के बाद मैंने हर एक दिन कैसे गुजारा है? ये भूल जाऊं कि मैं क्या बनना चाहता था और क्या बन गया? मेरा बाप बुरा है प्रीति, इसलिए मैं भी बुरा बन गया। तुम अपने बाप के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि मेरी बुराई में मेरे बाप का हाथ है। मेरे जिंदगी में हालात से ज्यादा मेरे बाप का दखल है। मेरी माँ ने उसके साथ शादी की, लेकिन धोखे से। क्या ऐसा सब सोचने से तुम्हारे जख्म भर जाएंगे? मुझे जख्म भरने का शौक नहीं है, बल्कि उसे हरा रखने का शौक है, ताकि मेरी यादें ताजी रहे। करण, मैं तो तुम्हें यहाँ ये समझाने आई थी कि अगर तुम बाप बेटे दोनों मिल जाओ, दोनों एक हो जाओ, तो विशाल को भी उसकी खुशियां मिल जाएंगी और तुम्हें भी। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मैं तो यहाँ अपना फर्ज पूरा करने आई थी। अगर हो सके तो मेरी बात पर गौर करना करण। अच्छा, मैं चलती हूँ। डीके साहब, आपने खामखा अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। अगर आप चाहते तो उसी वक्त रिहा हो सकते थे। बेवकूफ, तुमने गोलियां चलाते चलाते अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया। कभी कभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आदमी को सियासत के साथ भी काम करना पड़ता है, क्योंकि सियासत का और अंडरवर्ल्ड का बहुत ही करीबी रिश्ता है। इस दुनिया में आने के बाद जो आदमी सियासत के साथ काम करता है वो ज्यादा दिन तक राज करता है। मैंने भी वही किया। आप ठीक कह रहे हैं डीके साहब। इतना सब करने के बाद आज भी पुलिस के पास मेरे खिलाफ ना तो कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह। सिद्धांत को मुझ पर शक हुआ, इसलिए मैंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया, ताकि सिद्धांत और विजय दोनों का शक दूर हो जाए, जबकि शालिनी की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर शालिनी को हम लोगों ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा, और फिर विजय ने आपका नाम कैसे ले लिया? ये बात मैं अब तक नहीं समझ पाया।
ये काम जरूर मेरे किसी दुश्मन का है। वो जानता होगा कि विजय और मेरी दुश्मनी है और मैं शालिनी को मारना चाहता हूं। मेरे दुश्मन ने शालिनी को मार दिया ताकि मैं अंदर हो जाऊं और वो अपनी चाल में कामयाब हो जाए। आपका दुश्मन तो सिर्फ एक ही है। कौन? सुरेश बाटला। हाँ, शक तो मेरा भी उसी पर है। वो ये सोचता होगा कि चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी अपनी सूंड पटक पटक कर जान दे देगा। वो अपने आप को चींटी समझता है। तो आपको पूरा यकीन है कि यह काम सुरेश बाटला ने ही किया है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तो फिर आपका क्या हुक्म है डीके साहब? इससे पहले कि हम अपनी सूंड पटक पटक कर जान दे दें, बेहतर यही होगा कि सुरेश बाटला को मौत के घाट उतार दिया। अबे बेवकूफ, अगर डीके बाहर आ गया है तो क्या हुआ? फिर अंदर चला जाएगा। उसको पहला झटका तो मैंने दे ही दिया है। डीके और विजय आपस में दुश्मन है और विजय को इस बात का पूरा यकीन है कि उसकी बेटी का कत्ल डीके ने किया है। और रहा इंस्पेक्टर सिद्धांत, उसको भी यही शक है कि डीके ने ही कत्ल किया है। अब डीके तो क्या काम से। हेलो। हेलो सुरेश। कौन? कमाल है, कुत्ता अपने मालिक को भूल गया। ओहो, तो तुम हो डीके। भौंकना शुरू कर दिया है तुमने। ठीक है, तुम अभी तो बाहर आए हो। अगर अब की बार अंदर गए तो जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे। वहीं एडिया रगड़ कर मर जाओगे। अरे सुरेश, गुस्सा क्यों करता है? मैंने तुझे कुत्ता कहा तो तुझे बुरा लगा क्या? अरे कुत्ता तो वफादार होता है। मैंने तुझे वफादार कहा। अब गुस्सा करना बंद कर और काम की बात। बको। अगर हम दोनों इसी तरह लड़ते रहे तो पुलिस एक दिन तुझे भी खत्म कर देगी। कानून को अगर मात देना है तो हमें एक होकर रहना है। अगर हम अंडरवर्ल्ड वाले एक होकर रहे तो कानून हमारा बात भी बात नहीं कर सकता। तो ये बात तुम्हारी समझ में आ जा रही है? हाँ, मैं सोचता था हर पुलिस वाला बिकाऊ होता है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो अपने ईमान को गुलाम, तो अपनी जान दे देते हैं लेकिन ईमान नहीं। विजय की हमने पुलिस की नौकरी को छीन ली, ये सोचकर कि वो एक अकेला ईमानदार कानून का रक्षक है। लेकिन अब ये दूसरा सिद्धांत होता है, इसलिए क्यों ना हम दोनों एक। खुलकर बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। मुझसे हाथ कैसे मिलाओगे डीके? मैं तो कुत्ता हूँ ना, मेरे हाथ नहीं है, मेरे तो पंजे हैं। हाथ नहीं मिला सकते तो गोद में तो बिठा सकते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गोद में बिठाकर बिस्किट खिलाने की बजाय जहर खिला दो? काटोगे तो जहर मिलेगा, चाटोगे तो प्यार मिलेगा। बोलो क्या बोलते? ठीक है, बोलो, कब मुलाकात करनी है? बहुत जल्द। ठीक है, लेकिन मुलाकात अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। मंजूर है। ठीक है, आज रात को ठीक 11 बजे अपने पुराने वाले टेरेस पर आ जाना। ठीक है। लेकिन देखिए, एक बात याद रखना, तुम अकेले और निहत्थे आओगे। बेफिक्र रहो सुरेश, मैं अकेला आ रहा हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपने आदमी साथ में ला सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं दोस्ती करने आ रहा हूँ।